तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो अपनी जो सीरीज चल रही थी केसपाल सर की यूपी जीके जीएस की रैपिड स्टडी में सुपरफास्ट रिवीजन के लिए, तो उसका सेट नंबर 22, 23 और 24 ये तीनों हमने एक साथ सुपरफास्ट रिवीजन के लिए लिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि केसरबाग कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। में किस व्यक्ति ने साइमन वापस जाओ के नारे के साथ पतंगे एवं गुब्बारे उड़ाए थे? तो साइमन वापस जाओ यानी कि साइमन कमीशन जो आया था उसको वापस जाने के लिए लखनऊ के केसरबाग में पतंगे एवं गुब्बारे किसने? खालिक जुगा ने उड़ाए थे। कहाँ पर? लखनऊ में। ये लखनऊ से संबंधित है, यूपी से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है इसको हमको याद करना ज़रूरी है। साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन होता है और भारत कब पहुंचता है? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है वो भारत में पहुंच जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन इसका नाम ही लिखा है साइमन और 7 से। ठीक है, 7 सांसदों का समूह था। साइमन वापस जाओ को जो नारा ये किसने दिया था? तो ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने ये दिया था। लखनऊ तथा उसके आसपास दिसंबर 1920 में एक किसान मदारी पासी के नेतृत्व में शुरू किया गया आंदोलन का नाम क्या था? तो मदारी पासी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन 1920 में हुआ था? तो उस आंदोलन का नाम है जिसको हम एकता आंदोलन कहते हैं या फिर एका आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या था कि जो किराया था उसको बढ़ा दिया गया था, इसीलिए एकता आंदोलन जो है ये चलाया गया था। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, कब? 1920 में। और किसके द्वारा? तो किसान था एक मदारी पासी के द्वारा चलाया गया था। अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? किसने किया था? तो अवध किसान सभा का जो गठन है वो बाबा रामचंद्र ने किया था। किसने? बाबा रामचंद्र ने ये किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार के लिए गठित 17 सदस्यीय समिति के उत्तर प्रदेश से चयनित 5 सदस्य कौन थे? तो 5 सदस्य कौन थे? आईएनसी के दूसरे अधिवेशन में। कब? आईएनसी के दूसरे अधिवेशन में जो 17 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, इसमें 5 सदस्य यूपी से कौन से थे? एक थे प्राणनाथ, दूसरे थे नवाब राजा अली खान, तीसरे थे गंगा प्रसाद वर्मा, चौथे थे मौलवी हामिद अली और 5वें थे कौन? काशी। कौन थे? काशी थे। कलकत्ता अधिवेशन की बात कर लेते हैं। तो कलकत्ता अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता किसने? इसके अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी जी बने थे कलकत्ता अधिवेशन की। और इसकी ये हुआ कब था? तो 1886 में ये हुआ था। कब हुआ था? 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष जो हैं वो दादा भाई नौरोजी जी बने थे। सदस्य की संख्या कितनी थी? तो सदस्य की जो संख्या है आईएनसी में वो 431 थी। कितनी थी? 431 थी। और उत्तर प्रदेश से संख्या कितनी थी? तो उत्तर प्रदेश से जो संख्या थी वो थी 74। कितनी? 74 थी। सूची 1 और सूची 2 में आ जाते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में कितने जिले हैं? तो पूर्वी क्षेत्र में 28 जिले हैं। कितने? 28 जिले पूर्वी क्षेत्र में है। पूर्वी क्षेत्र का मतलब है जैसे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, मेघालय हैं, ये जो भी असम वगैरह, नागालैंड, ये पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में कितने ज़िले हैं? पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है। ठीक है, ये सभी जो पश्चिमी क्षेत्र के जो है इसमें कितने ज़िले हैं? तो 30 ज़िले हैं। कितने? पूर्वी क्षेत्र में 28, पश्चिमी क्षेत्र में कितने ज़िले हैं? तो 30 ज़िले हैं। केंद्र में जैसे कि एमपी वगैरह है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र में जो है कितने ज़िले आ जाते हैं? 10 ज़िले जो हैं वो केंद्रीय क्षेत्र में आ जाते हैं। बुंदेलखंड के ज़िले की बात कर लेते हैं। तो बुंदेलखंड ज़िले में कितने हैं? तो 7 ज़िले बुंदेलखंड में हैं। उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या कितनी है? तो 75 जनपद हैं। कितने? 75 जनपद है। और 75 में कौन सा है? तो 75 में है संबलपुर। कौन सा है? संबल है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो संबल का जो मुख्यालय है वो कौन सा है? जोई है। कौन सा? जोई है। इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन जो है वो 28 सितंबर 2011 को होता है। किसके कब होता है? 28 सितंबर 2011 को होता है। किसके द्वारा होता है? तो मायावती जी के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किराने घराने व आगरा घराना ख्याल शैली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ख्याल शैली के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा? उत्तर प्रदेश के जो किराना घराना है जहाँ से भीमसेन जोशी बिलोंग करते हैं, और आगरा घराना ख्याल शैली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी शैली के लिए? ख्याल शैली के लिए। ठीक है, ये याद रखेंगे कि ख्याल शैली के लिए कौन कौन से घराने प्रसिद्ध हैं। तो ख्याल शैली के लिए
एक तो अपना जो आगरा घराना है ये, और दूसरा किराना घराना। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाया। ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने वाले कौन से पर्सन थे? तो सुल्तान हुसैन शाह थे। कौन थे? सुल्तान हुसैन शाह थे। मोदू खां तथा बदायूं खां, बटरसू खां, कौन? मोदू खां तथा बटरसू खां ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। तो लखनऊ घराने का सूत्रपात किसने किया था? तबले के लखनऊ घराने, ठीक है। एक तबले का लखनऊ घराना है, वैसे सभी एरिया के अलग अलग घराने हैं। हिंदुस्तानी संगीत की ख्याल शैली की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो जो अपने हिंदुस्तान में ख्याल शैली है, इसको उसके जन्मदाता या फिर जो भी बोल रहे उत्पत्तिदाता, ये किसके द्वारा हुई? तो अमीर खुसरो के द्वारा हुई। किसके? अमीर खुसरो के द्वारा हुई थी। ख्याल की रचना बंदिश कहलाती है। क्या? ख्याल में अगर कोई रचना करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बंदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदिश कहते हैं। डिजी यात्रा फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे पर हुआ है? तो डिजी यात्रा फेस रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि आपका फेस देखकर ही आपका जो डिजी लॉकर है वो खुलेगा, ठीक है। और सॉफ्टवेयर का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यहाँ पर हुआ है। और ये कहाँ पर है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है? वाराणसी में ये स्थित है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? तो महर्षि वाल्मीकि कहाँ पर होगा? ये अयोध्या में है, कई बार बता चुके। बेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आगरा में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो डॉक्टर भीमराव हवाई अड्डा जो है वो मेरठ में स्थित है। अब सूची 1 और सूची 2 में आ जाते हैं कि पर्सन है उनके जन्म कहाँ पर हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात कर लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में ये हुआ है। रामचंद्र शुक्ल की बात कर लेते हैं। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो ये बस्ती जिले में हुआ है। कहाँ पर? बस्ती जिले में हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात कर लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? रायबरेली में हुआ है। कहाँ पर? रायबरेली में हुआ है। मैथिली शरण गुप्त की बात कर लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ है? झांसी में हुआ है। आप बताएंगे कि झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने अपना अंतिम युद्ध किस स्थान पर लड़ा था और इनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई थी? ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर होता है? तो फर्रुखाबाद में होता है। वैसे अगर आप आंसर झांसी देना चाहें तो झांसी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। राहुल सांक्रात्यायन, यानी कि ये इन्होंने यात्रा बहुत ज़्यादा की है, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ पर था? तो आजमगढ़ में था। कहते हैं ना कि आजम। हरिवंश राय बच्चन की बात कर लेते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। जयशंकर प्रसाद की बात कर लेते हैं। तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की बात कर लेते हैं। तो इनका भी जन्म वाराणसी में हुआ था। अमृतलाल नागर की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो हिंदी का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन आपसे जीके जीएस में पूछ सकते हैं, ठीक है। झीलें और उनके जनपद की बात कर लेते हैं कि करेला या फिर इतौजा जो झीलें हैं ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। लीलोर झील की बात कर लेते हैं। तो लीलोर झील कहाँ पर है? ये बरेली में स्थित है। मोती व गौर की बात कर लेते हैं। ये रामपुर में स्थित है। दरवन झील कहाँ पर है? तो दरवन झील कहाँ पर है? ये अयोध्या में स्थित है। कीथम लेक की बात कर लेते हैं। कीथम लेक कहाँ पर है? अपने आगरा में ये स्थित है। औदी ताल की बात कर लेते हैं। तो औदी ताल कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। परुआ सागर कहाँ पर है? परुआ सागर और लक्ष्मी ताल तो ये झांसी में स्थित है। भीखा झील की बात कर लेते हैं। कौन सी? भीखा झील अपने इटावा में ये स्थित है, ठीक है। नौह झील की बात कर लेते हैं। तो नौह झील कहाँ पर है? नौह ये मथुरा में स्थित है। मदन सागर झील की बात कर लेते हैं। तो मदन सागर यानी कि महोबा में ये स्थित है। अब आ जाते हैं नृत्य और उससे संबंधित क्षेत्रों के बारे में। देखो, घड़ा नृत्य जो है वो कहाँ किस क्षेत्र में होता है? तो ब्रज वाले क्षेत्र में होता है। ब्रज वाला क्षेत्र कौन सा है? मथुरा है, आगरा है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ब्रज क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर घड़ा नृत्य होता है। घोड़ा नृत्य कहाँ पर होता है? तो घोड़ा नृत्य जो है वो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है। नटवरी, धोबिया, धीवर, कटगोड़वा, चौरसिया, दादरा, ढिडिया, नटुआ, कौन से? नटुआ, चौरसिया, कटगोड़वा, घीवर, नटवरी, धोबिया, ये सभी कहाँ पे होते हैं? ये पूर्वांचल जो क्षेत्र है वहाँ पर ये होते हैं। जोगनी नृत्य की बात कर लेते हैं। तो अभी आपको बताया कि जोगनी नृत्य कहाँ पर?
अवध में होता है। मयूर नृत्य कहाँ पर होता है? तो ब्रज में होता है। कहाँ पर? ब्रज में होता है। पाई डंडा नृत्य की बात कर लेते हैं तो पाई डंडा नृत्य कहाँ पर? बुंदेलखंड में ये होता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का विकास कहाँ से हुआ है? तो खड़ी बोली का जो विकास है वह सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। खड़ी बोली का मूल नाम कौन सा है? तो खड़ी बोली को हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। किससे? खड़ी बोली को हम कौरवी नाम से भी जानते हैं। खड़ी बोली के क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, शामली, बागपत, अमरोहा, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, संभल और गाजियाबाद, ये जो है ये कौन से क्षेत्र हैं? खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। ठीक है। कौन से? खड़ी बोली के ये सभी क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश में जो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना है वो 1983 में की गई। कब? 1983 में ये विकास संस्थान की स्थापना की गई। ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1951 में की गई। कब? उत्तर प्रदेश में पुरातत्व की स्थापना जो है वो 1951 में की गई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया है? तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण का किसका? उत्तर प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण का जो संरक्षण आयोग का गठन है वो 2013 में किया गया। कब? 2013 में किया गया। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसका? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 में। कब? 9 मार्च 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया। क्या? 2005 में किया जाता है। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब किया जाता है? तो राज्य सुरक्षा आयोग का जो गठन है वो 2013 में किया जाता है। पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में, राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 2013 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश से राज्य का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश जो प्रांत है उसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध इसका नाम कब पड़ा था? तो फरवरी 1870 में पड़ा था। फिर संयुक्त प्रांत आगरा व अवध कब कर दिया गया? तो 1902 में संयुक्त प्रांत कर दिया गया। क्या कर दिया? संयुक्त प्रांत कर दिया गया। और फिर 1937 में संयुक्त प्रांत, ये यहाँ पे पूरा नाम है संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। ठीक है। यहाँ पे आगरा अवध है। फिर 1937 में संयुक्त प्रांत कर दिया गया और फिर उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को इसको संयुक्त प्रांत से हटाकर क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश जो नाम है वो रख दिया गया। इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो मनाया जाता है। सोरो मेला कहाँ पर लगता है? तो जो सोरो मेला है वो कासगंज में लगता है। कहाँ पर? कासगंज में लगता है। श्रृंगी रामपुर कहाँ पर लगता है? तो श्रृंगी रामपुर जो मेला है वो फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में लगता है। शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर लगता है? तो ये सहारनपुर में लगता है। ढाई घाट मेला कहाँ पर लगता है? तो शाहजहाँपुर में ढाई घाट मेला जो है वो लगता है। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का 100 विंडो किसको कहते हैं? तो नोएडा को कहते हैं। किसको? नोएडा को उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहते हैं। जैनी लोगों का काशी किसको कहा जाता है? तो जैनी लोगों का काशी जो है वो हस्तिनापुर को कहा जाता है। जो जैन लोग हैं उनको उनका काशी किसको कहा जाता है? तो हस्तिनापुर को कहा जाता है। लड्डू नगरी के नाम से किसको जानते हैं? तो लड्डू नगरी जो है वो हरदोई का एक क्षेत्र है संडीला। कौन सा? संडीला जो है उसको हम लड्डू नगरी के नाम से जानते हैं। हींग व गुलाल नगरी के नाम से किसको जानते हैं? तो हाथरस में सबसे ज़्यादा हींग और गुलाल जो है वो बनाए जाते हैं। कहाँ पर? हाथरस में बनाए जाते हैं। बेला भवाई नगर की बात कर लेते हैं तो बेला भवाई नगर किसको कहा जाता है? तो प्रतापगढ़ को कहा जाता है। किसको? प्रतापगढ़ को कहा जाता है। बनवास नगर की बात कर लेते हैं तो चित्रकूट को बनवास नगर के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार जो है वो कहा जाता है। ऋषि भूमि के नाम से किसको जानते हैं हम? तो ऋषि भूमि के नाम से बहराइच को जाना जाता है। किसको? बहराइच को जाना जाता है। नक्काशी नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो सहारनपुर को ये जाना जाता है। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन जो है वो पहले भी बता चुके हैं, जैसे कि ऋषि भूमि है, बहराइच वगैरह है। ठीक है। ये बता चुके हैं।
भृंग मंदिर की बात कर लेते हैं तो भृंग मंदिर कहाँ पर है, ये बलिया में स्थित है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है। चाइना मंदिर श्रावस्ती में हमने बताया था, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में ये स्थित है। ब्यास टीला कहाँ पर स्थित है, तो ब्यास टीला जो है वो जालौन जिला में स्थित है। रजा लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं तो रजा लाइब्रेरी कहाँ पर है, ये रामपुर में स्थित है। कहाँ पर, रामपुर में स्थित है। कपिल मुनि आश्रम कहाँ पर है, तो कपिल मुनि का जो आश्रम है वो फर्रुखाबाद में स्थित है। कहाँ पर, फर्रुखाबाद में ही स्थित है। गुलाबबाड़ी की बात कर लेते हैं तो गुलाबबाड़ी कहाँ पर स्थित है, ये अयोध्या में स्थित है। कहाँ पर, अयोध्या में स्थित है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है। कहाँ पर, कानपुर में स्थित है। चमड़ा फैक्ट्री के नाम से किसको जानते हैं हम, चपड़ा फैक्ट्री के नाम से भी कानपुर को जानते हैं। और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यानी कि चीनी का जो संस्थान है वो भी कानपुर को जाना जाता है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, देखो चमड़ा उद्योग की बात करें तो कानपुर जाएंगे, और लेदर की बात करें तो कहाँ पर जाएंगे हम, उन्नाव में जाएंगे। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी पार्क है। ठीक है, और चमड़ा फैक्ट्री की बात करें तो ये कानपुर में, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, ये उन्नाव में स्थित है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात कर लेते हैं तो दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, कानपुर में ये स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये कहाँ पर, वाराणसी में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली जो है उसको हम शारदा नहर के नाम से जानते हैं। किसकी, शारदा नहर के नाम से सबसे लंबी नहर प्रणाली को जानते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने सेट नंबर 23 में। ये किस जनपद में महिलाएं साक्षरता दर अधिकतम है, यानी कि कहाँ की सर्वाधिक पढ़ी लिखी महिलाएं जो है वो हैं, तो कानपुर की जो महिलाएं हैं वो सर्वाधिक पढ़ी लिखी हैं। पारसनाथ का किला किस जिले में है, तो पारसनाथ का जो किला है वो बिजनौर वाले जिले में स्थित है। कहाँ पर, बिजनौर में ये स्थित है। और बात कर लेते हैं बिजनौर के बारे में। जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में बिजनौर से ही होकर निकलती है। गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से होकर प्रवेश करती है। ठीक है, और पारसनाथ का किला कहाँ पर है, तो ये भी बिजनौर में स्थित है। सीताकुंड घाट की बात कर लेते हैं, ये कहाँ पर है, सीताकुंड घाट, तो ये सुल्तानपुर में है। कहाँ पर, सुल्तानपुर में स्थित है। सीतागढ़ी धार्मिक स्थल की बात कर लेते हैं तो सीतागढ़ी धार्मिक स्थल जो है वो भदोई में है। कहाँ पर, भदोई में स्थित है। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर की बात कर लेते हैं तो शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर जो कि मुजफ्फरनगर में स्थित है। कहाँ पर, मुजफ्फरनगर में स्थित है। पद्मावती सीता मंदिर की बात कर लेते हैं तो ये कन्नौज में स्थित है। कहाँ पर, कन्नौज में ये स्थित है। धनानपुर शहीद स्मारक, धनानपुर शहीद स्मारक कहाँ पर है, ये चंदौली में स्थित है। कहाँ पर, चंदौली में स्थित है। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम क्या है, तो ये मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम जिसको हम कंदन के नाम से भी जानते हैं। कंदन का मतलब होता है मोटे अनाज। क्या मतलब होता है, कंदन का मोटे अनाज इसका मतलब होता है, यानी कि इसकी खेती किसकी, मोटे अनाज की खेती से ये संबंधित है। इसमें क्या है कि उपभोग प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, किसको, मोटे अनाज को बढ़ावा देना इसका कार्य है। किसका, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार का। ठीक है, इसकी शुरुआत 2022-23 से 22-23 में इसकी शुरुआत होती है। एक लक्ष्य रखा जाता है, कब तक का लक्ष्य रखा जाता है, तो 26-27 तक का लक्ष्य रखा जाता है। 22-23 से शुरू होकर 26-27 तक इसका लक्ष्य जो है वो रखा गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो मिलेट वर्ष हम किसको कहते हैं, तो 2023 को हम मिलेट वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि मोटे अनाज के नाम से जो वर्ष घोषित किया गया वो 2023 वर्ष घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया गया, तो बंजर भूमि जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, तो झांसी वाले एरिया में सर्वाधिक बंजर जो है वो पाया जाता है। बंजर पहाड़ नामक पहाड़ी जो है, बंजरा नामक पहाड़ी जो है वो कहाँ पर है, तो ये भी झांसी में ये स्थित है। कहाँ पर, झांसी में ये स्थित है। बुंदेलखंड में प्रवेश द्वार एवं राजधानी कौन सी है, तो बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार या फिर राजधानी की बात कर लेते हैं तो ये झांसी है। कौन सी है, झांसी है। बरुआ सागर झील एवं लक्ष्मीताल कहाँ पर है, तो ये झांसी में है। अभी ऊपर आपको बताया था बरुआ सागर झील कहाँ पर है, तो ये झांसी में बताया था। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, झांसी में स्थित है। भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है, तो ये झांसी में स्थित है। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र ये झांसी में स्थित है। कहाँ पर, झांसी में स्थित है। किस जनपद में वायु अपरदन सर्वाधिक है, तो किस जनपद में वायु अपरदन सर्वाधिक है, तो मथुरा और आगरा जो जिला है इसमें अपरदन सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक मृदा अपरदन कहाँ पर है,
तो सर्वाधिक जो मृदा अपरदन है वो इटावा में है। कहाँ पर है? इटावा में। जनपद की बात कर लेते हैं तो ये अगर आगरा और मथुरा वाले क्षेत्र में सर्वाधिक, देखो वायु अपरदन अलग है और मृदा अपरदन अलग है। वायु के लिए हम कहाँ जाएंगे? आगरा और मथुरा, और मृदा यानी कि मिट्टी के लिए कहाँ जाएंगे? यानी कि अपने वाले एरिया में, इटावा वाले एरिया में, ठीक है। वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना जो है वो कब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक तो चलाई गई वृद्धा पेंशन योजना। ये कब शुरू की गई? तो 11 जून 2019 को ये शुरू की जाती है। कब? 11 जून 2019 को ये शुरुआत की जाती है। इसमें किन लोगों को लाभ मिलेगा? जिनकी एज 60 से लेकर 80 के बीच में, लेकिन 79 आयु के लाभार्थी को पेंशन जो है वो दी जाएगी। धनराशि में क्या होगा कि 300 रुपये जो है वो राज्य सरकार देगी और 200 रुपये जो है वो केंद्र सरकार देगी। यानी कि धनराशि जो है वो टोटल कितनी मिलेगी? तो 500 मिलेगी। कितनी? 500 रुपये जो है वो वृद्धा पेंशन में दी जाएगी, जिसकी शुरुआत कब? 11 जून 2019 को की जाती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें जो आयु लाभार्थी हैं वो कितने हैं? तो 60 से लेकर 79 तक आयु के जो है वो लाभार्थी को पेंशन मिल सकता है, जिसमें 300 रुपये जो है वो राज्य देगी और 200 रुपये जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम की बात कर लेते हैं, यानी कि पुराना नाम कौन से था, किस एरिया का, और अब प्रेजेंट टाइम में उनका नाम क्या है। देखो मथुरा को हम क्या कहते थे? तो मथुरा को हम मधुपुरी के नाम से जानते थे। क्या? किस नाम से? मथुरा को हम मधुपुरी नाम से जानते थे। वर्षाना को हम ब्रह्मशरणी के नाम से जानते थे। किससे? बरसाना को हम ब्रह्मशरणी के नाम से जानते थे। बिठूर को हम ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। किससे? ब्रह्मवर्त के नाम से हम किसको जानते थे, और आज के समय में वो बिठूर के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद को हम पहले चंद्र नगर के नाम से जानते थे। किस नगर से? चंद्र नगर के नाम से जानते थे। किसको? फिरोजाबाद को, ठीक है। जैसे फिरोजाबाद का नाम जो है वो अभी कुछ टाइम पहले भी फिर से चेंज कर दिया गया है। साकेत के नाम से हम किसको जानते थे? तो अयोध्या नगरी जो है, अयोध्या नगरी को हम पहले साकेत के नाम से जानते थे। कन्नौज को हम पहले किस नाम से जानते थे? तो महोदय श्री जो है उसको हम कन्नौज के नाम से जानते थे। झांसी को हम किस नाम से जानते थे? तो बलवंत नगर के नाम से हम झांसी को जानते थे। कानपुर को हम किस नाम से जाना करते थे? तो कानापुर नाम से कानपुर को जाना करते थे, ठीक है। नहर और उनके उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नहर हैं और वो कौन कौन से उद्गम स्थल हैं। तो मध्य गंगा नगर जो है, कौन सा? मध्य गंगा नगर जो नहर परियोजना है ये कहाँ पर है? ये बिजनौर में है। कहाँ पर? बिजनौर में ये स्थित है। सरयू नहर परियोजना की बात कर लेते हैं तो ये कतरनिया बहराइच में है। कहाँ पर है? कतरनिया बहराइच में स्थित है। घग्गर नहर परियोजना की बात कर लेते हैं तो घग्गर नहर परियोजना जो है वो मिर्ज़ापुर में स्थित है। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में स्थित है। मोहदा बांध नहर की बात कर लेते हैं तो मोहदा बांध नहर जो है वो हमीरपुर में स्थित है। महिगीर जनजातीय समूह पाई जाती है तो ये कहाँ पर पाई जाती है? बिजनौर नजीबाबाद में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति समूह पाई जाती है तो बुक्सा जनजाति समूह जो है वो बिजनौर वाले एरिया में पाई जाती है। महागीर जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है तो महागीर जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है, ठीक है। महागीर जो जनजाति है वो किसको मानती है? तो वो इस्लाम धर्म को मानती है और ये बिजनौर वाले ज़िले में पाई जाती है। ये एक जनजातीय है। कौन से ज़िले में पाई जाती है? तो बिजनौर वाले ज़िले में पाई जाती है। और बुक्सा ट्राइब जो है, जिसको हम बुक्सा जनजाति कहते हैं, ये भी बिजनौर वाले ज़िले में पाई जाती है। संगठन और स्थापना की बात कर लेते हैं। देखो उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन है, यानी कि आपदा प्रबंधन जो है वो कब प्राधिकरण कब आता है? तो 2005 में आता है। राज्य पिछड़ा आयोग अभी बताया था 1993 में ये आता है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग की बात कर लेते हैं तो अल्पसंख्यक आयोग जो है वो 1994 में ये आता है। मानवाधिकार आयोग की अभी बताया था हमने कि 2002 में राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो आता है। सूचना आयोग का गठन भी अभी बताया, 2005 में सूचना आयोग का गठन जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू होता है। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब होता है? तो राज्य सुरक्षा आयोग का जो गठन है वो 2013 में होता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, किसका? बाल संरक्षण आयोग का गठन 2013 में होता है। ये क्वेश्चन भी अभी पीछे एक बार आ चुका है। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले नेपाल के साथ में लगते हैं? तो नेपाल के साथ में 7 ज़िले लगते हैं। कितने? 7 ज़िले जो हैं वो लगते हैं। देखो एक तो पीलीभीत है, दूसरा लखीमपुर खीरी है, तीसरा बहराइच है, चौथा श्रावस्ती है, पाँचवा बलरामपुर है, छठवां सिद्धार्थनगर है और सातवां जो है वो महाराजगंज है। कौन सी? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत जहाँ की बांसुरी प्रसिद्ध है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये सभी किससे लगे हुए हैं? तो नेपाल से ये सभी जो है वो क्षेत्र लगे हुए हैं, ठीक है।
जिले जो हैं वो लगे हुए हैं। भारतेंदु नाट्य अकेडमी की बात कर लेते हैं तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी ये कहाँ पर, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर, लखनऊ में ये स्थित है। और इसकी शुरुआत कब होती है तो 1975 में इसकी स्थापना की जाती है। किसकी, भारतेंदु नाट्य अकेडमी की। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी कहाँ पर, पहले तो बात कर लेते हैं, ये लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है तो 1963 में इसकी स्थापना होती है। किसकी, संगीत नाट्य अकेडमी की। राष्ट्रीय संस्थान कथक की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय संस्थान कथक जो है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर, लखनऊ में स्थित है। 1988-89 में इसकी स्थापना होती है। अयोध्या शोध संस्थान की बात कर लेते हैं तो अयोध्या शोध संस्थान जो है वो अयोध्या में ही होता है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1986 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय नाट्य अकेडमी का प्रथम अध्यक्ष कौन है तो भारतीय नाट्य अकेडमी का प्रथम अध्यक्ष अमृतलाल नागर है। कौन है, अमृतलाल नागर जो है वो भारतीय नाट्य अकेडमी के प्रथम अध्यक्ष हैं। राज्य ललित कला अकेडमी की बात कर लेते हैं, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राज्य ललित कला अकेडमी। वैसे ललित कला अकेडमी जो कि लखनऊ में स्थित है, इसके अध्यक्ष कौन थे तो संपूर्णानंद थे। कौन थे, संपूर्णानंद थे। और भारतीय नाटक अकेडमी ये भी कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में स्थित है, जिसके अध्यक्ष अमृतलाल नागर थे। कौन थे, अमृतलाल नागर थे। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद की बात कर लेते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है वो कौन सा है तो लखीमपुर खीरी का जो एरिया है वो सर्वाधिक है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि एरिया में जो जनपद सबसे बड़ा है, यानी कि जो जिला सबसे बड़ा है, तो वो कौन सा है तो लखीमपुर खीरी है, जिसका एरिया कितना है 7680 इसका एरिया माना जाता है। प्रथम बौद्ध संगति की बात कर लेते हैं तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी तो राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति जो है वो कहाँ पर होती है, राजगृह में हुई थी। बुद्ध के जन्म की बात कर लेते हैं तो बुद्ध का जो जन्म है वो किस स्थान पर हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर, लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है तो ज्ञान की प्राप्ति जो है बुद्ध को बौद्ध गया में होती है। और प्रथम धर्मोपदेश कहाँ पर दिए थे तो प्रथम धर्मोपदेश जो है वो कहाँ पर, सारनाथ में ये दिए थे। कहाँ पर, सारनाथ में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। लुम्बिनी में जन्म होता है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है और सारनाथ में सर्वाधिक उपदेश दिए जाते हैं। और प्रथम बौद्ध संगति जो है वो राजगृह में होती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा तो देखो, पहला रेल हेरिटेज पार्क और पहला रेल रेस्टोरेंट जो है, कोच रेस्टोरेंट जो है वो किसके कहाँ पर खोला जाएगा, ये आगरा में खोला जाएगा। कहाँ पर, आगरा में ये खोला जाएगा। लेदर पार्क की बात कर लेते हैं तो लेदर पार्क कहाँ पर स्थित है, ये आगरा में स्थित है। ठीक है, लेदर पार्क है, लेकिन लेदर एक और अभी हमने क्वेश्चन बताया था वो अलग है, और ये लेदर पार्क वो बायोनिटिकल वाला था। ठीक है, थीम पार्क कहाँ पर है तो थीम पार्क आगरा है। ठीक है, जो कि पर्यटन से संबंधित है थीम पार्क। बुद्धा थीम पार्क की बात कर लेते हैं तो बुद्धा थीम पार्क जो है, देखो ये थीम पार्क कहाँ पर है, आगरा में है। अब ये बुद्धा थीम पार्क आ गया, ये कहाँ पर है, ये सारनाथ में स्थित है। देखो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो किसी में हटी हुई हैं, किसी में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, देखो नाम तो एक जैसे हैं कि थीम पार्क आगरा में है, लेकिन बुद्धा थीम पार्क कहाँ पर है, ये सारनाथ में स्थित है। मसाला पार्क के नाम से किसको जानते हैं तो मसाला पार्क जो है वो रायबरेली में स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है वो लखनऊ में स्थित है। हाल ही में किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा। तो देखो आत्मघाती का मतलब क्या है कि खुद ही जाकर उसको विस्फोट कर देना। ठीक है, तो कानपुर की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसको बनाया है। किसने, कानपुर की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बनाया, जिसकी स्थापना कब होती है 1959 में कानपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कब, 1916 में इसकी स्थापना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जनपद मिलियन शहर हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जनपद मिलियन शहर हैं तो 7 जो जनपद हैं वो मिलियन शहर में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, देखो एक तो लखनऊ है, दूसरा कानपुर है, वाराणसी है, आगरा है, प्रयागराज है, गाजियाबाद और मेरठ है। ये मिलियन शहर में आते हैं। किस में आते हैं, ये मिलियन शहर में आते हैं, जहाँ की जो जनसंख्या है वो मिलियन में है।
और ऐसे कितने शहर हैं? तो 7 शहर हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वो आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी कब होती है केंद्रीय हिंदी संस्थान की? तो 1960 में इसकी स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। चमड़ा निर्यात सर्वाधिक उद्योग पार्क, चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? तो ये आगरा में स्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, कौन सा? नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। खेरिया हवाई अड्डा, अभी आपको बताया था जिसको हमने बेरिया पढ़ लिया था गलती से, तो कौन सा खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आगरा में स्थित है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। राम बारात उत्सव और गणगौर मेला कहाँ पे? वैसे तो गणगौर उत्सव, देखो गणगौर उत्सव जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो वो गुजरात में मनाया जाता है, ठीक। लेकिन गणगौर मेला जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आगरा वाले क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। राम बारात उत्सव की बात कर लेते हैं तो ये भी आगरा में मनाया जाता है। अब आ जाते हैं अपने सेट नंबर 24 में। झांसी में 1857 में विद्रोह की नेता रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण कब किया गया था? तो ग्वालियर पर जो आक्रमण है 1857 की क्रांति के टाइम पर रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण किया था? जो कि 1 जून 1858 पर किया गया था। कब? 1 जून 1858 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके साथ मिलकर? तो तात्या टोपे, जिनके बचपन का नाम आत्माराम पांडुरंग था, तात्या टोपे के साथ में मिलकर 1858 में इन्होंने ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया था झांसी की रानी के साथ में मिलकर 1857 के विद्रोह में। लक्ष्मीबाई के जन्म की बात कर लेते हैं तो लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो 19 नवंबर 1828 में वाराणसी जिले में वाराणसी में इनका जन्म होता है। किनका? रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो मणिकर्णिका इनका बचपन का नाम था। पति का नाम क्या था इनका? तो गंगाधर राव जो है वो इनके पति का नाम था। दत्तक पुत्र कौन था? तो दामोदर राव जो है वो इनका दत्तक पुत्र था, यानी दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है। पर्यटन स्थल अकबरपुर ओंचा किस जिले में है? तो पर्यटन स्थल अकबरपुर ओंचा जो है वो किस जिले में है? तो ये मैनपुरी वाले जिले में है। गंगा यमुना के 2 आव में स्थित है। कौन सा? मैनपुरी जो है वो गंगा और यमुना दोनों के बीच में ये स्थित है। समन पक्षी अभ्यारण्य, महाराज तेज सिंह का किला और खनन एवं तमाकू उद्योग और च्यवन ऋषि आश्रम कहाँ पर है? तो च्यवनप्राश आपने सुना होगा, ये वही वाला च्यवन ऋषि आश्रम जो है वो मैनपुरी में स्थित है। तमाकू और खनन के लिए मैनपुरी सबसे ज़्यादा उद्योग के लिए। और समन पक्षी अभ्यारण्य ये भी कहाँ पर? मैनपुरी। समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मैनपुरी में ये स्थित है। किस जनपद में अडानी समूह के गोला बारूद विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो किस जनपद में अडानी समूह के गोला बारूद विनिर्माण परिषद का उद्घाटन किया गया है? तो ये कानपुर वाले एरिया में किया गया है। कहाँ पर? कानपुर वाले एरिया में ये किया गया है। तो गोला बारूद विनिर्माण परिषद में कितनी भूमि लगाई गई? तो 500 एकड़ भूमि जो है वो लगाई गई, जिसकी लागत कितनी थी? लगभग 3000 करोड़ रुपए से अधिक इसमें निवेश किया गया। एक तो 500 एकड़ की जो ज़मीन है वो, और उसके साथ में 3000 करोड़ रुपए जो है वो लगाए गए किसमें? गोला बारूद विनिर्माण परिषद में, ठीक है। और ये कहाँ पर? ये कानपुर में किया गया है इसका शुभारंभ जो है, ठीक है। और ये किसने किया है? तो अडानी समूह ने इसको किया है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीकैप कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीकैप कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। टेक्सटाइल एवं हौजगिरी उद्योग की स्थापना कब होती है? तो टेक्सटाइल एवं हौजगिरी उद्योग कहाँ पर है? ये कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अगरिया जनजाति निवास करती है? तो अगरिया जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो सोनभद्र जिले में ये निवास करती है। अन्य जो जनजाति हैं जैसे कि बैगा, अगरिया और भुइया, कौन सी? बैगा, अगरिया, भुइया, ये सभी जनजाति सोनभद्र वाले जिले में निवास करती हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो एसटी वाला क्षेत्र है, कौन सा? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे सर्वाधिक एसटी वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? सोनभद्र ही है, ठीक है। सबसे कम कौन सी एसटी वाला क्षेत्र है? तो सबसे एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति सबसे कम वहाँ पर जनजाति हैं, तो ये बागपत वाले ज़िले में सबसे कम, यानी कि सिर्फ 14 जो है वो जनजातियाँ हैं।
सहरिया जनजाति की बात कर लेते हैं। तो सहरिया जनजाति कहाँ पर है? ये ललितपुर में स्थित है। सॉरी, सहरिया जो जनजाति हैं वो कहाँ पर रहती हैं? तो ललितपुर में रहती हैं। चेरा जनजाति कहाँ की हैं? वैसे तो वाराणसी और सोनभद्र में भी है। जनजातियों के बारे में बात करें तो देखो, जनजाति अलग अलग क्षेत्र में रहती हैं, जरूरी नहीं कि एक ही क्षेत्र में सारी जनजातियाँ आ जाएं। तो हो सकता है कि 2-4 जिले में एक से अधिक जो जनजातियाँ हैं वो निवास करती हों, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र में सिर्फ एक ही जनजाति जो है वो रह सकती है, कई जनजातियाँ रह सकती हैं और एक जनजाति कई क्षेत्रों में भी रह सकती हैं। सूची मिलान करने के लिए लिया गया। चुर्क जो है वो चुर्क पर सर्वाधिक क्या होता है? तो सीमेंट जो है, सीमेंट के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है? चुर्क है। चूड़ियों के लिए सर्वाधिक कहाँ पे बनाई जाती हैं? तो चूड़ियाँ जो है वो सर्वाधिक फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं। ताले के लिए किसको हम जानते हैं? तो अलीगढ़। गाना सुना होगा, सबके मुंह पे लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, ठीक है। इस तरीके से तो जो ताला है वो कहाँ का है? तो अलीगढ़ वाला जो ताला है वो ताले के लिए प्रसिद्ध है। पीलीभीत के लिए आपको बताया था कि जो बांसुरी है वो पीलीभीत से संबंधित है। खेल के सामान के लिए यानी कि जो बैटेट हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? वो लकड़ी के जो खेल के सामान हैं वो कहाँ पर? मेरठ में बनाए जाते हैं। कोमल खिलौना की बात कर लेते हैं। कोमल वाले खिलौना जैसे कि ये रबड़ वगैरह के जो खिलौने बनते हैं वो झांसी में बनाए जाते हैं। कहाँ पर? झांसी में। पंचकोरा खिलौने की बात कर लेते हैं। तो पंचकोरे के जो खिलौने हैं वो कहाँ पर? सहारनपुर में बनाए जाते हैं। निजामाबाद की बात कर लेते हैं। तो निजामाबाद कहाँ पर? ये आजमगढ़ में स्थित है। यहाँ पर आजमगढ़ में क्या है? काली मिट्टी के जो बर्तन हैं, किसके? काली मिट्टी के बर्तन जो हैं वो निजामाबाद आजमगढ़ में स्थित है। खुर्जा की बात कर लेते हैं। तो खुर्जा में क्या? खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन, किसके? चीनी मिट्टी के जो बर्तन है वो खुर्जा में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की भाग्यलक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तर प्रदेश की जो भाग्यलक्ष्मी योजना कौन सी? पहली बात तो भाग्यलक्ष्मी योजना किस स्टेट की? ये उत्तर प्रदेश की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो, जो भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है जिन कन्याओं की, उससे ये संबंधित है। इसमें क्या होगा कि बेटी के जन्म के बाद 50,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता है वो दी जाएगी। क्या दी जाएगी? भाग्यलक्ष्मी योजना में पहले तो भ्रूण हत्या को रोका जाएगा, ठीक है। अगर फिर इसके बाद में आपकी अगर बेटी होती है तो 50,000 रुपये की जो सहायता है वो दी जाएगी आपको। इसके बाद में माता को आहार पोषण के लिए 5100 रुपये दिए जाएंगे। कितने? माता को आहार पोषण के लिए 5100 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। गन्ना मूल्य में प्रति क्विंटल कितने रुपए में की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की? तो गन्ना में 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो वृद्धि है वो मजूरी प्रदान की गई। पहले कितनी थी? तो पहले 350 थी और नाउ प्रेजेंट टाइम में कितनी है? तो 370 है। कितनी है? 370 है। गन्ना एक कैसी फसल है? तो गन्ना एक नकदी फसल है। कैसी है? नकदी फसल है। गन्ना एक ग्रामीणी कुल का पौधा है। कैसा पौधा है? ग्रामीणी कुल का पौधा है, जिसको हम नकदी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? नकदी फसल कहते हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिसर, देखो परिसर सहारनपुर में स्थित है और संस्थान लखनऊ में स्थित है। ये संस्थान है और ये परिसर है, ठीक है। भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ पर हुई थी? तो भारत की जो प्रथम चीनी मिल है वो 1903 में प्रतापपुर देवरिया में स्थापित हुई थी। कहाँ पर? प्रतापपुर देवरिया में 1903 में इसकी नींव डाली गई थी भारत की प्रथम चीनी मिल की। प्रयागराज से नैनी के लिए भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा किस वर्ष शुरू की गई? तो प्रयागराज से नैनी के लिए भारत की जो प्रथम हवाई डाक सेवा है ये 1911 में शुरू की गई थी। कब? 1911 में प्रयागराज से हवाई सेवा जो है वो शुरुआत कर दी गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी रायबरेली में स्थित है। कहाँ पर? रायबरेली में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश उड्डयन निदेशालय की स्थापना कब होती है? तो उत्तर प्रदेश उड्डयन निदेशालय की स्थापना जो है वो 1975 में होती है। हिडन हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो हिडन हवाई अड्डा जो है वो गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पर? गाजियाबाद में ये स्थित है। सूची में आ जाता है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर? लखनऊ में ये स्थित है। राज्य पशु उत्थान केंद्र, राज्य पशु उत्थान केंद्र जिसको हम वर्णशंकर भी कहते हैं, किसको? पशु उत्थान को क्या कहते हैं? वर्णशंकर कहते हैं। ये कहाँ पर है? तो ये बरेली में स्थित है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर? महुआ में स्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर में स्थित है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग जो है संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में ये स्थित है।
उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन ने प्रदेश में पहली बस सेवा कब शुरू की थी? तो उत्तर प्रदेश में जो राजकीय रोडवेज बस सेवा नामक संगठन है, इसने अपनी पहली जो बस सेवा है वो कब शुरू की थी? तो 1947 में। कब? मई 1947 में लखनऊ से बाराबंकी तक इन्होंने अपनी जो पहली बस सेवा है वो शुरू की थी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब होता है? तो उत्तर प्रदेश जो राज्य सड़क परिवहन का गठन जो है वो जून 1972 में किया गया था। कब? लेकिन पहली रोड सेवा जो बस है वो 1947 में चला दी गई थी लखनऊ से बाराबंकी, लेकिन इसकी स्थापना कब होती है? तो 1972 में इसकी स्थापना की जाती है। नौटंकी लोकनाट्य की बात कर लेते हैं, तो इसका आयोजन संपूर्ण देश में किया जाता है। किसमें? नौटंकी जो है, वैसे तो ये उत्तर प्रदेश का है, लेकिन इसका आयोजन जो है वो संपूर्ण देश में किया जाता है। ठीक है, इसके घराने के प्रमुख घराने की बात कर लेते हैं कि नौटंकी के लिए प्रमुख घराने कौन कौन से जाने जाते हैं। तो देखो, कानपुर तथा हाथरस इसकी प्रमुख शैली के घराने हैं। किस शैली के घराने हैं? कानपुर तथा हाथरस में ये नौटंकी जो है वो सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। ठीक है, लोग जो हैं वहाँ के, वैसे तो पूरे भारत में ही मनाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक लोग जो हैं मनाने वाले वो नौटंकी जो है वो कानपुर तथा हाथरस में हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें दोहा और चोलों का जो नामक छंद है, किसमें? दोहा और चोलों नामक छंदों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इससे नौटंकी के कलाकारों की बात कर लेते हैं, तो विनोद रस्तोगी, डॉक्टर कृष्ण मोहन सक्सेना, संदीप विमलकांत। कौन से? विनोद रस्तोगी, डॉक्टर कृष्ण मोहन सक्सेना और संदीप विमलकांत जो हैं वो इसके कलाकार हैं। कर्ण का तालाब किसे कहते हैं? तो कर्ण का तालाब शामली जिले के तहसील में स्थित है। कर्ण का तालाब कैराना को कहते हैं। किसको? कैराना को कहते हैं, जो कि शामली जिले के तहसील में स्थित है। हरिदेव मंदिर कहाँ पर है? तो हरिदेव का जो मंदिर है वो मथुरा में स्थित है। लोधेश्वर मंदिर की बात कर लेते हैं, ये बाराबंकी में स्थित है। भृंग मंदिर की बात कर लेते हैं, तो ये बलिया में स्थित है। चाइना मंदिर अभी बताया कि चाइना मंदिर कहाँ पर? श्रावस्ती में ये स्थित है। कुंतेश्वर महादेव मंदिर की बात कर लेते हैं, ये बाराबंकी में स्थित है। मकरवई मंदिर महोबा की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर? महोबा में ये स्थित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यूपी पुलिस से रिलेटेड जितने भी कंटेंट या फिर जो भी बेस्ट मिलता है मुझे, वो हम आपको इस पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसे तो मुझे खुद भी क्लास लेनी होती है, इसलिए 2-2, 3-3 सीरीज जो है वो एक साथ चेक कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए और साथ में आपका भी रिवीजन हो जाए। और इसकी पीडीएफ आप सभी को पता है कि रैपिड स्टडी 1 में आपको जाकर चैनल पर आपको सर्च करना है, चाहे यूट्यूब पर सर्च करें या फिर टेलीग्राम पर सर्च करें। बाकी अन्यथा और कहीं भी इसका जो कुछ भी रैपिड स्टडी 1 का कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 जगह है, या तो टेलीग्राम पर आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, या फिर आपको यूट्यूब पर जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो इसके माध्यम से ही दिया जाएगा। और अपडेट जो भी आती है तो वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी लेट हो जाएगी, लेकिन टेलीग्राम पर आपको तुरंत डेली की डेली जो है अपडेट वो दे दी जाती है। हालांकि वैसे तो यूपी पुलिस के लिए डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ जो है वो आती रहती है, लेकिन हम जो अब डेली यूट्यूब पे तो वीडियो नहीं बना के डाल सकते फालतू में, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। अगर ऑथेंटिक चीज़ें लगती हैं कि 100% हाँ ये श्योर है, तो उसको उस चीज़ को जो वीडियो है वो लगाया जाता है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। जहाँ तक है एक ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो सुनने में ये आ रही है कि जो एग्ज़ाम की तैयारियाँ हैं वो हो चुकी हैं कांवड़ यात्रा या फिर बाढ़ क्षेत्र। अब कुछ लोग तो कन्फ्यूजन में होंगे कि कांवड़ यात्रा या फिर बाढ़ क्षेत्र से हमको क्या मतलब। जो अधिकतर यूपी पुलिस में जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो बाढ़ क्षेत्रों से ही आते हैं। ठीक है, इस वजह से अब बाढ़ क्षेत्र अगर वहाँ पे पानी भरा हुआ होगा तो जो स्टूडेंट हैं या फिर जो फीमेल वगैरह हैं वो एग्ज़ाम देने कैसे आएंगे, तो उनका एग्ज़ाम ना छूट जाए इस वजह से जो बाढ़ है, जब तक बाढ़ ख़त्म नहीं हो जाती अन्य एरिया में, क्योंकि हमारे एरिया में भी बाढ़ क्षेत्र आता है। ठीक है, इसलिए हमको ये बात पता है। कांवड़ यात्रा देखो वो बात अलग है, लेकिन बाढ़ क्षेत्र जो है वो उसको ध्यान में रखते हुए जो एग्ज़ाम है वो 1 महीना आगे कर दिया गया। यानी कि जहाँ तक है अगस्त में एग्ज़ाम तो नहीं होगा, लेकिन सितंबर में एग्ज़ाम जो है वो आपका कराए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वैसे तो सब पूरी तैयारियाँ जो है वो हो चुकी हैं, लेकिन आपको अगर आप बात करें कि ज़्यादा टाइम मिल जाए, तो जो ज़्यादा टाइम है वो आपको नहीं मिलने वाला है एग्ज़ाम में। लगभग से मुश्किल से 10 से 15 से 20 दिन जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, जो 15 से 20 दिन मिलेंगे उसमें आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।